हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू फॉर एंटरिंग इनटू द सीएमए इंटर। आप सब जानते हो सीएमए इंटर का न्यू सिलेबस इंट्रोड्यूस हो चुका है। इवन सीएमए फाउंडेशन, इंटर, फाइनल तीनों लेवल पे न्यू सिलेबस इंट्रोड्यूस हो चुका है, दैट इज सिलेबस 2022। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आप सीएमए इंटर में यहां पे एंटर कर रहे हो, क्योंकि मैं आज बात करने जा रहा हूं सीएमए इंटर के एक पेपर की। नथिंग इज पर्टिकुलरली हार्ड। अब आप इंटर में आ चुके हो, आपने सुना होगा सर इंटर काफी हार्ड है इन कंपैरिजन विद फाउंडेशन, या फिर आप डायरेक्ट एंट्री से आते हो तो आपने सुना होगा सर इंटर काफी हार्ड होता है, सीएमए इंटर काफी हार्ड होता है इन कंपैरिजन विद ग्रेजुएशन। तो नथिंग इज पर्टिकुलरली हार्ड if you break it down into small jobs। अगर आप अपने काम को छोटे छोटे टुकड़ों में करके करते हो तो कोई भी काम करना मुश्किल नहीं है। सिमिलरली अगर कोई सब्जेक्ट है जो आपको टफ लगता है तो उस सब्जेक्ट को आप अगर टुकड़ों टुकड़ों में पढ़ोगे वो सब्जेक्ट आपके लिए इजी हो जाएगा। अगर कोई चैप्टर है जो आपको टफ लगता है, उस चैप्टर के भी आप पार्ट्स कर लो, तोड़ लो उनके अलग अलग टॉपिक्स को, देन आप पढ़ोगे, वो आपके लिए चैप्टर इजी हो जाएगा। तो लाइफ में कोई भी अगर आपको टास्क करना है जो कि बड़ा टास्क है तो वो इमीडिएटली अचीव नहीं किया जा सकता। आप उस टास्क को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट के करोगे, आप उस टास्क को इजीली अचीव कर लोगे। मेरा नाम है सीए पंकज सरावगी। आई एम ए चार्टर्ड अकाउंटेंट बाय क्वालिफिकेशन एंड सिंस 2009 में टीचिंग लाइन में हूं। 2009 में मैंने अपना सीए कंप्लीट किया और 2009 से ही मैं टीचिंग लाइन में हूं। और सीएमए लेवल पे अगर मैं बात करूं तो सीएमए फाउंडेशन में जो फंडामेंटल ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग का एक छोटा सा टॉपिक होता है, नए सिलेबस में मैं बात करूं 30% उसकी वेटेज है। इंटर लेवल पे अगर मैं बात करूं सीएमए इंटर के ग्रुप 1 में न्यू सिलेबस 2022 के अकॉर्डिंगली बात करूंगा, सीएमए इंटर ग्रुप 1 में मैं कॉस्ट अकाउंटिंग टीच करता हूं और सीएमए इंटर का जो ग्रुप 2 है उसके अंदर जो हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड बिजनेस डेटा एनालिटिक्स है वो पेपर मैं टीच करता हूं। ओएमएसएम दैट इज ऑपरेशंस मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट मैं टीच करता हूं और जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग का पेपर है वो मैं टीच करता हूं। तो ग्रुप 1 में एक पेपर दैट इज कॉस्ट अकाउंटिंग और ग्रुप 2 में 4 में से 3 पेपर मैं टीच करता हूं, क्योंकि मैं एक्सपर्ट हूं कॉस्ट एफएम में, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट में। तो जिसकी वजह से मैं मैनेजमेंट से रिलेटेड सारे सब्जेक्ट पढ़ाता हूं, भले ही वो कॉस्ट अकाउंटिंग हो, भले ही वो ऑपरेशन मैनेजमेंट हो, भले ही वो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट हो, भले ही वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट हो, भले ही वो मैनेजमेंट अकाउंटिंग हो। और आज हम अपनी क्लास में कॉस्ट अकाउंटिंग का नया जो सिलेबस है वो डिस्कस करने वाले हैं। दिस इज द फर्स्ट क्लास ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, जिसमें आज मैं आपको स्टडी कुछ नहीं करवा रहा, मैं जस्ट आपको ये आइडिया दे रहा हूं कि हमें स्टडी करना क्या है। जैसा कि मैंने अभी आपको कहा, अगर हमें कोई टास्क करना है तो उसको हम छोटे छोटे टुकड़ों में बांट के करें तो हम उसको इजीली अचीव कर सकते हैं। तो बस आज की क्लास इसी पर्पज से है कि सर हमारा सिलेबस क्या है, कौन कौन से चैप्टर्स हैं हमारे सिलेबस में, मैं आपको वो चैप्टर किस तरीके से करवाने वाला हूं, हमारा एग्जाम का क्या पैटर्न रहता है, हमारे अभी तक के रिजल्ट्स क्या हैं, इन सारी बातों का आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो आज की क्लास नो डाउट आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि इसमें से एग्जाम में कुछ नहीं आने वाला, बट एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है, क्योंकि एक बच्चा ये जानना चाहता है सर हमारे एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं और किस तरीके से सिलेबस कवर किया जाएगा। तो सीएमए इंटर का ग्रुप 1 है जिसका पेपर नंबर 8 है आपका कॉस्ट अकाउंटिंग एज पर न्यू सिलेबस 2022, जिसका पहला पेपर जून 2023 में होने वाला है। देखो हमारा जो सिलेबस है कॉस्ट अकाउंटिंग का, हमारा ये जो सिलेबस है कॉस्ट अकाउंटिंग का, इस कॉस्ट अकाउंटिंग के सिलेबस को इंस्टीट्यूट ने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। हर चीज को डिवाइड करना जरूरी है,
इंस्टीट्यूट ये नहीं बोल सकता भाई 100 नंबर का कॉस्ट अकाउंटिंग एक ही क्वेश्चन आएगा, नहीं, इंस्टीट्यूट ने भी आपके सिलेबस के 3 सेक्शन बना के हमें दिए हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी। सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी। तो आपका जो कॉस्ट अकाउंटिंग का सिलेबस है उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। सेक्शन ए में इंट्रोडक्शन टू कॉस्ट अकाउंटिंग आपको बताया जाएगा, मतलब कॉस्ट अकाउंटिंग के बेसिक्स आपको सिखाए जाएंगे, जिसकी आपके एग्जाम में भी 40% की वेटेज रहेगी। सर 100% पेपर होता है, सिंपल सी बात करूं, उसमें 40% वेटेज आपकी इंट्रोडक्शन टू कॉस्ट अकाउंटिंग की रहेगी। सेकंड जो सेक्शन है, सेक्शन बी, दैट विल बी ऑफ मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग। देखो मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग में हमें क्या देखना है, मैं आपको टीचिंग कर रहा हूं और एक कंपनी ये पेन बनाती है, तो मैं आपको दे रहा हूं सर्विस और पेन बनाने वाली कंपनी कर रही है मैन्युफैक्चरिंग, तो हम दोनों का कॉस्ट कैलकुलेशन का तरीका सेम नहीं हो सकता। मैं सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूं और ये कंपनी मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, तो हम दोनों का कॉस्ट कैलकुलेशन का तरीका अलग अलग होगा। तो सर किस तरीके से कॉस्ट कैलकुलेट की जाती है, बस वो हमें यहां पे मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग में डिस्कस करना है, और उसकी वेटेज आपके एग्जाम में 30% रहेगी। सेक्शन सी में कॉस्ट अकाउंटिंग की टेक्निक्स है, जहां पे भी वर्ड आप टेक्निक्स देख लो समझ जाना, यहां पे आपको थोड़ा डिसीजन मेकिंग देखने को मिलेगी। सर मेथड्स होती है कॉस्ट को कैलकुलेट करने का तरीका, और टेक्निक्स होती है फॉर द पर्पस ऑफ डिसीजन मेकिंग। तो कॉस्ट अकाउंटिंग में डिसीजन मेकिंग कैसे होती है, उसके लिए हमें कॉस्ट अकाउंटिंग टेक्निक्स देखनी है, और इसकी वेटेज भी आपके एग्जाम में 30% रहेगी। तो आपके सिलेबस को ब्रॉडली 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। इंट्रोडक्शन टू कॉस्ट अकाउंटिंग 40%, मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग 30%, कॉस्ट अकाउंटिंग टेक्निक्स 30%। सर क्या ये 3 चैप्टर्स है? आंसर इज नो, ये कोई 3 चैप्टर्स नहीं है। इन पार्ट्स के अंदर, ब्रॉड कैटेगरीज के अंदर अलग अलग चैप्टर्स कवर किए गए, जैसे इंट्रोडक्शन टू कॉस्ट अकाउंटिंग जो है, अभी मैं बात करूंगा एग्जाम का पैटर्न क्या है। 100 नंबर का पेपर होगा, वो तो मैंने आपको बता ही दिया है कि 100% पेपर होता है। 100 नंबर का पेपर अपने को अटेम्प्ट करना होता है। चॉइस वगैरह आएगी पेपर में, कैसे आएगी वो मैं आपको बताऊंगा। जो इंट्रोडक्शन टू कॉस्ट अकाउंटिंग है, जो सेक्शन ए है, इंट्रोडक्शन टू कॉस्ट अकाउंटिंग, जिसकी 40% वेटेज है, इसमें मेजरली 4 चैप्टर कवर किए गए। इसमें मेजरली अगर मैं बात करूं 4 चैप्टर कवर किए गए हैं। पहला है इंट्रोडक्शन टू कॉस्ट अकाउंटिंग, मतलब आपको इसके अंदर यह बताया जाएगा सर कॉस्ट क्या होता है, कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होता है। एक वर्ड होता है कॉस्टिंग, एक होता है कॉस्ट अकाउंटेंसी। सर क्या है ये, होते क्या है, कॉस्ट अकाउंटिंग क्यों है, इसकी हिस्ट्री क्या है, कॉस्ट अकाउंटिंग के क्या एडवांटेजेस हैं, क्या लिमिटेशंस है, मतलब आपको एक ओवरव्यू दिया जाएगा कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होता है। जिसकी इंस्टीट्यूट ने अगेन वेटेज हमें बताई है, ये जो 40% है, इसको भी इंस्टीट्यूट ने हमें तोड़ के बताया थोड़ा सा, कि इसमें 5% तो आपसे इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सर कॉस्ट क्या है, कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है, इसके ऑब्जेक्टिव क्या है, एडवांटेजेस क्या है, लिमिटेशंस क्या है, ये सब हम थ्योरेटिकली यहां पे डिस्कस करेंगे। इसके बाद सेकंड पार्ट बनाया गया इंट्रोडक्शन टू कॉस्ट अकाउंटिंग में, कॉस्ट एसर्टेनमेंट, एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट। इंस्टीट्यूट ने कहा इसमें से हम 15 मार्क्स के क्वेश्चन पूछेंगे, 15% क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछेंगे। थर्ड पार्ट कवर किया गया इसके अंदर कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। जैसे आपके अकाउंट्स में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं, वैसे कॉस्ट अकाउंटिंग मेंटेन करने के कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं। और इंस्टीट्यूट ने कहा है इसमें से एग्जाम में 10% कवरेज की जाएगी। और चौथा पार्ट है इसका कॉस्ट बुक कीपिंग। जैसे आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जर्नल एंट्रीज करते हो, लेजर्स बनाते हो, ट्रायल बैलेंस बनाते हो, वैसे ही हम यहाँ पे कॉस्ट अकाउंटिंग में भी जर्नल एंट्रीज करते हैं, लेजर्स बनाते हैं, अकाउंट्स बनाते हैं, ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। वो हम यहाँ पे कॉस्ट बुक कीपिंग में देखेंगे। और एज पर इंस्टीट्यूट इसमें से एग्जाम में 10% कवरेज करके चलेंगे।
तो पहला जो सेक्शन था आपका सेक्शन ए इंट्रोडक्शन टू कॉस्ट अकाउंटिंग 40% की वेटेज, उसको इंस्टीट्यूट ने 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया ब्रॉडली। अब सर क्या ये 4 चैप्टर हैं? अगेन माइंड में आता है सर क्या ये 4 चैप्टर हैं? तो आंसर इज नो। इंट्रोडक्शन टू कॉस्ट अकाउंटिंग अपने आप में एक चैप्टर है। इंट्रोडक्शन टू कॉस्ट अकाउंटिंग तो अपने आप में एक सिंगल चैप्टर है, जिसमें कौन कौन से टॉपिक इंस्टीट्यूट ने हमें बताए हैं कि इंस्टीट्यूट कवर करेंगे। तो इन्होंने इंस्टीट्यूट ने हमें कहा है एक तो इंट्रोडक्शन आपको बताया जाएगा। इंट्रोडक्शन में आपको हिस्ट्री बताई जाएगी, कॉस्ट अकाउंटिंग क्यों इमर्ज हुआ। देन आपको यहां पे कुछ इंपॉर्टेंट कॉस्ट अकाउंटिंग टर्म्स समझाई जाएगी, जैसे मैं आपको कह रहा हूं कॉस्ट क्या होता है, कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होता है। इसी तरीके से वर्डिंग्स आएगी, कॉस्ट सेंटर क्या होता है, कॉस्ट यूनिट क्या होता है। वो टर्म्स हमें समझनी है ताकि हम आगे के सिलेबस को और बेटर तरीके से अंडरस्टैंड कर सके। इसके बाद हमें एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट पढ़ना है कि सर जो कॉस्ट कैलकुलेट की जाती है किसी प्रोडक्ट की, उसके अंदर मेनली क्या क्या खर्चे होते हैं, मतलब क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं, क्या क्या खर्चे होते हैं। जैसा कि हम सबको पता है किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए रॉ मटेरियल एक बेसिक रिक्वायरमेंट होती है। जब तक एक वर्कर उस पर काम नहीं करता वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो सकता, मतलब वेजेस की जरूरत भी होती है, तो लाइटिंग वगैरह, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह इनकी भी जरूरत होती है, कुछ अदर खर्चे भी होते हैं। तो कहीं ना कहीं एलिमेंट ऑफ कॉस्ट में यही सारी चीजें हम देखते हैं सर, रॉ मटेरियल का खर्चा, लेबर का खर्चा, अदर एक्सपेंसेस। थ्योरेटिकल बेसिस पे देखेंगे इंट्रोडक्शन टू कॉस्ट अकाउंटिंग में। तो इसके बाद हमें क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट देखना है। क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट का मतलब है सर कॉस्ट के अलग अलग टाइप। जैसे कि आपने सुना भी होगा सर एक कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट होती है, एक कॉस्ट फिक्स्ड कॉस्ट होती है, एक सेमी वेरिएबल भी हो सकती है। इस तरीके से यहां पे आपको बहुत तरीके की कॉस्ट देखने को मिलेगी। कंट्रोलेबल कॉस्ट कौन सी है, अनकंट्रोलेबल कॉस्ट कौन सी है, संक कॉस्ट क्या होती है, इम्प्लिसिट कॉस्ट क्या होती है, एक्सप्लिसिट कॉस्ट क्या होती है। मतलब एक लॉन्ग लिस्ट आपको देखने को मिलेगी यहां पे क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट के अंदर। और उसके बाद हम देखेंगे यहां पे कॉस्ट शीट। ये जो कॉस्ट शीट का पार्ट है ये आपको प्रैक्टिकली यहां पे देखने को मिलेगा। कॉस्ट शीट हम यहां पे प्रैक्टिकली बनाते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि जनरली एक प्रोडक्ट की कॉस्ट कैसे कैलकुलेट की जाती है। जनरली एक प्रोडक्ट की कॉस्ट आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, उसके लिए एक ऑर्गेनाइजेशन एक स्टेटमेंट बनाती है, दैट स्टेटमेंट इज नोन एज कॉस्ट शीट। तो ये मैं अगर बात करूं तो इंट्रोडक्शन आपको थ्योरेटिकल देखने को मिलेगा, इंपॉर्टेंट कॉस्ट अकाउंटिंग टर्म्स आपको थ्योरेटिकल देखने को मिलेंगे, एलिमेंट ऑफ कॉस्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट थ्योरेटिकल देखने को मिलेंगे, बट ये जो कॉस्ट शीट का पार्ट है ये आपको प्रैक्टिकल देखने को मिलेगा। कॉस्ट शीट का जो पार्ट है ये आपको प्रैक्टिकल पोर्शन देखने को मिलेगा। इसके बाद ये जो सेकंड पार्ट कवर किया है इंट्रोडक्शन टू कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर, दैट इज कॉस्ट एसेटमेंट एलिमेंट ऑफ कॉस्ट 15% की वेटेज, ये एक सिंगल चैप्टर नहीं है। इंट्रोडक्शन टू कॉस्ट अकाउंटिंग में अगर बात करूं तो मैं आपको इंट्रोडक्शन टू कॉस्ट अकाउंटिंग 2 पार्ट में कवर करवाऊंगा, इवन 2 नहीं, मैं आपको ये 4 पार्ट में कवर कराऊंगा। इंट्रोडक्शन अलग कवर कराऊंगा, इंपॉर्टेंट कॉस्ट अकाउंटिंग टर्म और एलिमेंट ऑफ कॉस्ट एक साथ कवर करेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट अलग कवर होगा और कॉस्ट शीट अलग कवर होगा। ये जो कॉस्ट एसेटमेंट एलिमेंट ऑफ कॉस्ट है इसमें कई चैप्टर्स कवर किए गए। इसके अंदर मेजरली 4 चैप्टर्स कवर किए गए हैं। सर एक होता है मटेरियल कॉस्ट, जैसे मैंने अभी आपको एलिमेंट ऑफ कॉस्ट में कहा कि किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए रॉ मटेरियल एक बेसिक रिक्वायरमेंट होती है, तो हमें पूरा का पूरा एक मटेरियल पे चैप्टर दे दिया। इसी तरीके से जैसे मैंने कहा जब तक एक मटेरियल पे वर्कर काम नहीं करेगा, कोई इंप्लॉई काम नहीं करेगा, तब तक वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो सकता। तो वर्कर की जो कॉस्ट है उसको बोला जाता है इंप्लॉई कॉस्ट। तो सर इंप्लॉई कॉस्ट पे एक पूरा का पूरा चैप्टर दे दिया। अब कुछ खर्चे डायरेक्ट नेचर के होते हैं और कुछ खर्चे इनडायरेक्ट नेचर के होते हैं। जैसे आप सबने अकाउंटिंग में सुना होगा कैरीज इनवर्ड हो गया, रॉयल्टी हो गया, ये क्या है डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं जो प्रोडक्ट से डायरेक्टली रिलेट करते हैं। तो डायरेक्ट एक्सपेंस का एक अलग से चैप्टर दे दिया हमें। लेकिन बहुत सारे एक ऑर्गेनाइजेशन में एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड, सेलिंग से रिलेटेड इनडायरेक्ट नेचर के खर्चे होते हैं, और इनडायरेक्ट नेचर के जो खर्चे होते हैं उनको कॉस्ट अकाउंटिंग में बोला जाता है ओवरहेड्स। तो हमें ओवरहेड्स दैट इज इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस पे भी
पूरा का पूरा एक चैप्टर अलग से दे दिया। मतलब मटेरियल, एम्प्लॉय कॉस्ट, डायरेक्ट एक्सपेंस, ओवरहेड्स दैट इज इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस पे अलग अलग चैप्टर हमारे पास गिवन है। सर ये चारों के चारों चैप्टर आपको प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखने को मिलेंगे। चारों के चारों चैप्टर आपको यहां पे प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखने को मिलेंगे, जिसकी एज पर इंस्टीट्यूट 15% एग्जाम में कवरेज की जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो मैं आपको बता देता हूं कि ये जो चैप्टर्स हैं मटेरियल कॉस्ट, एम्प्लॉय कॉस्ट, डायरेक्ट एक्सपेंस और ओवरहेड, इनमें क्या क्या टॉपिक कवर किए जाएंगे। तो एज पर इंस्टीट्यूट सिलेबस मटेरियल कॉस्ट में हम यहां पे कवरेज करेंगे, मटेरियल कॉस्ट में हम यहां पे कवरेज करेंगे सर एक ऑर्गेनाइजेशन मटेरियल किस तरीके से प्रोक्योर करती है। प्रोक्योर मतलब किस तरीके से रिसीव करती है, किस तरीके से उसका स्टॉक मेंटेन करती है, वो हम यहां पे प्रोक्योरमेंट ऑफ मटेरियल में डिस्कस करेंगे। किस तरीके से एक ऑर्गेनाइजेशन मटेरियल को कंट्रोल करती है, दैट इज इन्वेंट्री मैनेजमेंट एंड कंट्रोल में हम देखेंगे कि एक ऑर्गेनाइजेशन कम से कम अपने पास कितना स्टॉक रखना चाहती है, ज्यादा से ज्यादा स्टॉक कितना रखती है। एक ऑर्गेनाइजेशन अपनी कॉस्ट को कम से कम करने के लिए कुछ मॉडल्स वगैरह यूज करती है, वो हम यहां पे डिस्कस करेंगे। साथ में इन्वेंट्री की अकाउंटिंग देखेंगे और उसका वैल्यूएशन देखेंगे, क्योंकि होता क्या है एक ऑर्गेनाइजेशन जब मटेरियल परचेज करके लाती है तो सबसे पहले स्टोर में डाल देती है, देन जब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को जरूरत होती है तो स्टोर से निकाल के वो मटेरियल प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में भी भेजा जाता है। तो जब स्टोर में रिसीव किया जाता है, स्टोर से प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को भेजा जाता है, तो इसकी अकाउंटिंग की जाती है। उसको हम यहां पे इन्वेंट्री अकाउंटिंग एंड वैल्यूएशन में डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे यहां पे फिजिकल वेरिफिकेशन, कि ऑर्गेनाइजेशन टाइम टू टाइम फिजिकल वेरिफिकेशन करती है कि हमारे अकाउंट्स में जितनी यूनिट्स दिखाई दे रही है क्या एक्चुअल में हमारे पास स्टोर में उतनी यूनिट्स अवेलेबल है कि नहीं है, कहीं चोरी तो नहीं हो गई। साथ में हम यहां पे डिस्कस करेंगे स्लो एंड नॉन मूविंग स्टॉक। कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जो जल्दी जल्दी यूज होते हैं, कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जो कम यूज होते हैं, कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जो काफी सालों से पड़े हुए यूज ही नहीं होते। तो जो जल्दी जल्दी यूज होते हैं वो तो ठीक है, उनको बोला जाता है हाई मूविंग मटेरियल, फास्ट मूविंग मटेरियल, यू कैन से फास्ट मूविंग मटेरियल। लेकिन यहां पे स्लो और नॉन मूविंग की बात की है। सर स्लो मूविंग कौन सा और नॉन मूविंग कौन सा है? जो स्लो मूविंग और नॉन मूविंग नहीं है वो फास्ट मूविंग होगा। साथ में अगर आपका कोई लॉस हो गया उसको कैसे ट्रीट किया जाए, जैसे मैंने अभी कहा कि स्टोर में मटेरियल पड़ा पड़ा से एग्जांपल मान लो चोरी हो गया या खराब हो गया तो नुकसान तो हो गया। सर कॉस्ट अकाउंटिंग में उस नुकसान का क्या किया जाता है, क्या वो कस्टमर से चार्ज करें या अपना लॉस मान के प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में डालें, क्या ट्रीटमेंट करना है वो हम यहां पे डिस्कस करेंगे। साथ में हम डिस्कस करेंगे स्क्रैप, स्पॉइलेज, डिफेक्टिव्स और वेस्टेज। स्क्रैप क्या होता है, स्पॉइलेज क्या होता है, डिफेक्टिव्स क्या होता है, वेस्टेज क्या होता है। एक कॉमन मैन के लिए ये सारी चारों चीजें सेम हो सकती है, लेकिन एज पर कॉस्ट अकाउंटिंग इनकी डेफिनेशंस में डिफरेंसेस हैं जो हमें यहां पे डिस्कस करने। तो मटेरियल कॉस्ट का जो टॉपिक है, मटेरियल कॉस्ट का ये जो चैप्टर है, इसमें हम ये सारे के सारे पार्ट्स कवर करने वाले हैं, थियोरिटिकली भी और प्रैक्टिकली भी। इसके बाद ये जो कॉस्ट एसेटमेंट का सेकंड चैप्टर आप देखोगे एम्प्लॉय कॉस्ट। एम्प्लॉय कॉस्ट में कौन कौन से टॉपिक यहां पे कवर किए गए हैं, तो एम्प्लॉय कॉस्ट में हम देखेंगे टाइम कीपिंग, टाइम बुकिंग एंड पेरोल। एक वर्कर अगर हमारी फैक्ट्री में काम करता है तो हम उसका टाइम रिकॉर्ड करते हैं कि एक वर्कर फैक्ट्री में कितने घंटे रहता है, जितने घंटे वो फैक्ट्री में रहा वो घंटे उसने कौन कौन से प्रोडक्ट पे कितना कितना टाइम लगाया, और उसकी बेसिस पे उसकी वेजेस कैलकुलेट की जाती है। तो टाइम कीपिंग, टाइम बुकिंग, टाइम कीपिंग मतलब कितने घंटे वो रहा, टाइम बुकिंग किस किस जॉब पे कितना कितना टाइम किया, और उसके बेसिस पे उसका पेरोल मतलब वेजेस की कैलकुलेशन करना। साथ में हम देखेंगे प्रिंसिपल्स एंड मेथड्स ऑफ रेम्यूनरेशन एंड इंसेंटिव स्कीम्स। एम्प्लॉय कॉस्ट के चैप्टर में आपको एक वर्कर की, एक एम्प्लॉय की वेजेस कैलकुलेट करने के कई मेथड्स गिवन है।
तो मेथड्स ऑफ रेम्यूनरेशन हम बोलते हैं। और अगर कोई वर्कर अच्छा काम करे, उनको बोनस भी मिले, तो हम यहाँ पे इंसेंटिव स्कीम भी डिस्कस करेंगे। काफी सारे मेथड्स और काफी सारी इंसेंटिव स्कीम हमारे सिलेबस में कवर्ड है। इसके बाद हम ओवर टाइम भी देखेंगे और आइडल टाइम भी देखेंगे। ओवर टाइम एक्स्ट्रा टाइम वर्किंग करना होता है, आइडल टाइम फैक्ट्री में रहकर भी टाइम वेस्ट करना होता है। एम्प्लॉय कॉस्ट की रिपोर्टिंग कैसे की जाए, डिस्क्लोजर देखेंगे। एज पर कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 एम्प्लॉय कॉस्ट का रिपोर्टिंग होती है, डिस्क्लोजर होता है, वो देखना है। साथ में हम देखेंगे लेबर टर्नओवर। लेबर टर्नओवर का मतलब होता है कि सर एक ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉइज का चेंज होने का पैटर्न क्या है, कितना % वर्कर चेंज हो जाता है एक साल में, 3 महीने में, 6 महीने में। क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन को लेबर टर्नओवर जो है वो ज्यादा हो तो नुकसान होता है, क्योंकि एक्सपीरियंस्ड वर्कर छोड़ के चला जाए और नया वर्कर आता है तो कहीं ना कहीं उसको काम सिखाना पड़ता है, उसको टाइम लगता है प्रोडक्शन किस तरीके से करना है वो चीजें सीखने में। तो हमें देखना है लेबर टर्नओवर का कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पे लेबर टर्नओवर के भी आपको कुछ मेथड्स देखने को मिलेंगे कि सर लेबर टर्नओवर कैसे कैलकुलेट किया जाता है। इसके बाद अगर मैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस की बात करूं, तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस में हमें डेफिनेशन देखनी है कि सर डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते क्या हैं, उनके एग्जांपल्स देखने हैं जो कि आपको कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 के अकॉर्डिंगली बताए जाते हैं। साथ में नेचर देखना है, नेचर ऑफ डायरेक्ट एक्सपेंसेस, और डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में डिफरेंस समझना है। मतलब डेफिनेशंस देखनी है, डायरेक्ट एक्सपेंस क्या होता है और इनडायरेक्ट एक्सपेंस क्या होता है। डायरेक्ट एक्सपेंस में भी आपको थोड़ा बहुत प्रैक्टिकल पोर्शन देखने को मिलेगा, बट बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल पोर्शन नहीं होता और एक छोटा टॉपिक होता है इन कंपैरिजन। अगर मैं बाकी 3 टॉपिक की बात करूं, मटेरियल कॉस्ट, एम्प्लॉय कॉस्ट और नेक्स्ट जो है ओवरहेड, इनके कंपैरिजन में डायरेक्ट एक्सपेंस का चैप्टर आपका काफी छोटा होता है। और इसके बाद नेक्स्ट आता है ओवरहेड। ओवरहेड का मतलब ही होता है इनडायरेक्ट नेचर के खर्चे। ओवरहेड का मतलब होता है इनडायरेक्ट नेचर के खर्चे। तो सर ओवरहेड के चैप्टर में हमें क्या देखना है कि जो ओवरहेड के खर्चे होते हैं, अगर एक ऑर्गेनाइजेशन कई प्रोडक्ट बना रही है तो हर एक प्रोडक्ट से उन ओवरहेड के खर्चों को रिकवर करना। तो हमें यहां पे देखना है कलेक्शन, क्लासिफिकेशन ऑफ ओवरहेड देखना है, वेरिएबल ओवरहेड, फिक्स्ड ओवरहेड, सेमी वेरिएबल ओवरहेड। खर्चों को प्रोडक्ट में कैसे बांटा जाए, वो अपॉर्शनमेंट और एलोकेशन देखना है। अब्जॉर्प्शन एंड ट्रीटमेंट ऑफ ओवर और अंडर अब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड भी देखना है। यहां पे आपको एक अब्जॉर्प्शन कॉन्सेप्ट देखने को मिलेगा कि एक ऑर्गेनाइजेशन एस्टिमेटेड बेसिस पे अपने खर्चों को प्रोडक्ट से रिकवर करती है। तो कई बार क्या होता है, खर्चे ज्यादा रिकवर हो जाते हैं, कई बार खर्चे कम रिकवर होते हैं, जिसकी वजह से आपको यहां पे ओवर और अंडर अब्जॉर्प्शन का कॉन्सेप्ट देखने को मिलेगा। और साथ में हम देखेंगे ओवरहेड कॉस्ट की रिपोर्टिंग कैसे होती है। एज पर कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 ओवरहेड की रिपोर्टिंग की जाती है, डिस्क्लोजर किए जाते हैं, वो हमें डिस्कस करने हैं। तो ये 4 चैप्टर्स हैं जो कि सेकंड टॉपिक दैट इज कॉस्ट एसेरटेनमेंट एलिमेंट ऑफ कॉस्ट में कवर किए गए। ये इंट्रोडक्शन टू कॉस्ट अकाउंटिंग का ही पार्ट है, ध्यान देना, ये भी इंट्रोडक्शन टू कॉस्ट अकाउंटिंग का पार्ट है। ये कॉस्ट एसेरटेनमेंट एलिमेंट ऑफ कॉस्ट भी इंट्रोडक्शन में इंस्टीट्यूट ने कवरेज करी है, और कॉस्ट एसेरटेनमेंट में 4 चैप्टर है। इसके अलावा कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो 10% की वेटेज है, इस पे आपको एक सिंगल चैप्टर देखने को मिलेगा। एक्चुअल में इंस्टीट्यूट ने कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इश्यू करे हुए हैं 24, 1 से लेकर 24। तो हमें यहाँ पे कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 से लेकर 24 तक डिस्कशन करना है। क्या नाम है, हमें नाम याद होना चाहिए, नंबर याद होना चाहिए, साथ में जो भी इन कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के ऑब्जेक्टिव्स हैं, एक एक करके हम डिस्कस यहां पे करने वाले हैं। 10% इसकी वेटेज रहेगी। इसके बाद इंट्रोडक्शन टू कॉस्ट अकाउंटिंग में जो 4th कवर्ड है वो है कॉस्ट बुक कीपिंग। जैसा कि मैंने कहा, जैसे आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जर्नल एंट्रीज करते हो, लेजर्स बनाते हो, बैलेंस शीट बनाते हो, बिल्कुल वैसे ही हम बैलेंस शीट, क्या ट्रायल बैलेंस बनाते हो, बैलेंस शीट भी बनाते हो, बिल्कुल वैसे ही हम यहाँ पे कॉस्ट बुक कीपिंग में जर्नल एंट्रीज, लेजर कॉस्टिंग, ट्रायल बैलेंस, ये सब सीखेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक तो यहाँ पे आपको कॉस्ट बुक कीपिंग के नाम से ही देखने को मिलेगा, जिसमें हम जर्नल एंट्रीज कॉस्ट अकाउंटिंग के अकॉर्डिंगली सीखेंगे।
एक आप टॉपिक देखोगे यहां पे इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग सिस्टम का। एक्चुअल में कॉस्ट बुक कीपिंग मेंटेन करने के दो तरीके होते हैं। कॉस्ट बुक कीपिंग करने के दो तरीके होते हैं, एक होता है नॉन इंटीग्रेटेड, एक होता है नॉन इंटीग्रेटेड और एक होता है इंटीग्रेटेड। तो ये जो कॉस्ट बुक कीपिंग के नाम से टॉपिक आप देखोगे, इसमें आप नॉन इंटीग्रेटेड का कॉन्सेप्ट देखोगे, तो इंटीग्रेटेड का कॉन्सेप्ट आपको अलग से गिवन है। एक्चुअल में जब एक ऑर्गेनाइजेशन कॉस्ट अकाउंटिंग की बुक अलग रखे और फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बुक अलग रखे तो उसको नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम बोला जाता है। और जब एक ऑर्गेनाइजेशन एक ही बुक के अंदर कॉस्ट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग के ट्रांजैक्शन बुक करे तो उसको इंटीग्रेटेड सिस्टम बोला जाता है। वो कैसे करी जाती है अकाउंटिंग, बस वो हमें यहां पे सीखना है। और जब एक ऑर्गेनाइजेशन नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम फॉलो करती है, मतलब एक बुक चल रही है कॉस्ट अकाउंटिंग की, एक चल रही है फाइनेंशियल अकाउंटिंग की, तो दोनों के कॉन्सेप्ट डिफर करते हैं, जिसकी वजह से आप जब कॉस्ट अकाउंटिंग का प्रॉफिट और फाइनेंशियल अकाउंटिंग का प्रॉफिट निकालते हो तो दोनों के प्रॉफिट अलग अलग आते हैं। और जब दोनों के प्रॉफिट अलग अलग आते हैं तो हमें यहां पे जरूरत पड़ती है रिकॉन्सिलिएशन ऑफ कॉस्टिंग एंड फाइनेंशियल प्रॉफिट की। तो कॉस्ट बुक कीपिंग को हम 3 चैप्टर में कवरेज करने वाले हैं यहाँ पे। सर एक नॉन इंटीग्रेटेड के नाम से दैट इज कॉस्ट बुक कीपिंग, एक इंटीग्रेटेड के नाम से देन रिकॉन्सिलिएशन। तो ये चार जो है, ये 4 पार्ट कवर किए गए हैं आपके इंट्रोडक्शन टू कॉस्ट अकाउंटिंग, दैट इज 40% वेटेज में। इंस्टीट्यूट ने क्लियर कर दिया है वो 40% किस तरीके से कवरेज करेंगे। इसके बाद जो सेक्शन बी है दैट इज मेथड ऑफ कॉस्टिंग। सेक्शन बी जो है वो मेथड ऑफ कॉस्टिंग है, जैसा कि इंस्टीट्यूट ने कहा है 30% वेटेज वो कवर करेंगे। आपका जो भी पेपर आएगा उसमें 30% क्वेश्चन मेथड ऑफ कॉस्टिंग के होंगे। और देखो ऑर्गेनाइजेशन का काम करने का तरीका अलग अलग होता है। कोई ऑर्गेनाइजेशन पेन बना रही है तो कोई ऑर्गेनाइजेशन ये बॉटल्स बना रही है। अब सिंपल सी बात है, दोनों नो डाउट मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, लेकिन इन दोनों का भी कॉस्ट कैलकुलेशन का तरीका अलग अलग है। इस वजह से आपको कॉस्ट अकाउंटिंग के सिलेबस में एक ब्रॉड कैटेगरी देखने को मिलेगी मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग को लेकर। तो सर यहां पे हमें कवर करना है जॉब कॉस्टिंग, यहां पे हमें कवर करना है जॉब कॉस्टिंग की। अगर एक ऑर्गेनाइजेशन जॉब बेसिस पे काम करती है, जॉब बेसिस पे मतलब होता है कस्टमर के स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंगली काम करना, तो वो जॉब कॉस्टिंग अप्लाई करती है अपनी कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए। लेकिन अगर एक ऑर्गेनाइजेशन बैच कॉस्टिंग फॉलो करती है, मतलब कस्टमर के स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंगली नहीं, मैं अपना प्रोडक्शन करता रहूंगा और जब कस्टमर आएगा माल खरीदने के लिए मैं उसको बेच दूंगा। मतलब एक बैच में काफी सारे प्रोडक्ट बनाना, जैसे कि आप कोई भी मार्केट से फार्मा का प्रोडक्ट परचेज करके लाते हो, मेडिकल से रिलेटेड दवाइयां वगैरह, हर एक पे बैच कोड पड़ा हुआ होता है। इवन खाने पीने की जितनी भी चीजें होती है मोस्टली पे आपको बैच कोड देखने को मिलेगा। उसका मतलब ये है, इलेक्ट्रॉनिक आइटम पे भी होता है। इसका मतलब ये है कि अगर बैच कोड सेम है किन्हीं प्रोडक्ट्स पे तो वो एक साथ बनाए गए, तो उस सिचुएशन में पूरे बैच की कॉस्ट कैलकुलेट की जाती है। अगर आप कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड काम करते हो तो आप पे कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग अप्लाई होगा। अगर आपका काम ऐसा है जो कई प्रोसेसेस में कंप्लीट होता है लाइक केमिकल आइटम्स वगैरह, तो आप प्रोसेस कॉस्टिंग अप्लाई कर सकते हो। अगर मेरी तरह आप सर्विसेज प्रोवाइड करते हो तो सर्विस प्रोवाइड करने के पॉइंट ऑफ व्यू से अलग से एक टॉपिक कवर्ड है, दैट इज ऑपरेटिंग कॉस्टिंग, ऑल्सो नॉन एज सर्विस कॉस्टिंग। अब ये जो प्रोसेस कॉस्टिंग है इसमें कई टॉपिक्स कवर किए हैं इंस्टीट्यूट ने, दैट इज एक तो प्रोसेस कॉस्टिंग में हम नॉर्मल और अबनॉर्मल लॉस का कॉन्सेप्ट देखेंगे। नॉर्मल लॉसेज वो लॉसेज होते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन पहले से एक्सपेक्ट करके चलती है, लेकिन अगर आपके लॉसेज जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो उससे ज्यादा हो जाए उनको अबनॉर्मल लॉसेज बोला जाता है। तो सर कैसे कैलकुलेशन होती है प्रोसेस कॉस्टिंग में कॉस्ट की, वो हम सीखेंगे। इसके अलावा आप इक्विवेलेंट प्रोडक्शन का कॉन्सेप्ट देखोगे। इक्विवेलेंट प्रोडक्शन का कॉन्सेप्ट तब अप्लाई होता है जब वर्क इन प्रोग्रेस कॉन्सेप्ट आता है कि सर मैंने काम शुरू तो कर दिया, कंप्लीट नहीं हुआ, कॉस्ट निकालनी है प्रोडक्ट की, कैसे निकालूं। इक्विवेलेंट प्रोडक्शन का कॉन्सेप्ट आप अप्लाई कर सकते हो। साथ में हम देखेंगे इंटर प्रोसेस प्रॉफिट का कॉन्सेप्ट। कई बार क्या होता है, एक प्रोडक्ट जब कई प्रोसेसेस में बनता है
कई डिविजन्स में काम होता है, कई डिपार्टमेंट में काम होता है, तो एक डिपार्टमेंट अपना काम कंप्लीट करके जब दूसरे डिपार्टमेंट को माल देता है तो उसमें कुछ प्रॉफिट मार्जिन रखता है, बस उस सिचुएशन को बोला जाता है इंटर प्रोसेस प्रॉफिट। कि एक प्रोसेस से दूसरी प्रोसेस में जब माल भेजा जाता है तो पहली प्रोसेस वाला दूसरी प्रोसेस वाले से कुछ प्रॉफिट ले ले। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल दूं, अगर रेमंड कंपनी क्लॉथ बना के शर्ट डिपार्टमेंट को बेचती है, तो अगर क्लॉथ डिपार्टमेंट जो क्लॉथ डिपार्टमेंट की कॉस्ट आई है उस कॉस्ट बेसिस पे शर्ट डिपार्टमेंट को माल ना देकर उसमें कुछ प्रॉफिट मार्जिन ऐड कर ले, तो उस सिचुएशन को इंटर प्रोसेस प्रॉफिट बोला जाता है। और प्रोसेस कॉस्टिंग में एक पार्ट है जॉइंट एंड बाई प्रोडक्ट। ये तब अप्लाई होता है जब एक ऑर्गेनाइजेशन एक प्रोसेस में एक से ज्यादा प्रोडक्ट बनाती है। जैसे कि केमिकल इंडस्ट्री में ऐसा देखने को मिलता है, क्रूड ऑयल से डीजल भी बनता है तो पेट्रोल भी बनाया जाता है। तो उस सिचुएशन में जेपीवीपी का कॉन्सेप्ट चलता है, जॉइंट प्रोडक्ट एंड बाई प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिलता है। तो दीज आर द सम मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग जिनकी आपके एग्जाम में 30% की वेटेज रहने वाली है। और लास्टली आपके सिलेबस में कवर किया गया है सेक्शन सी में कॉस्ट अकाउंटिंग टेक्निक्स, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया, टेक्निक्स से जहां पे वर्ड आ जाए समझ जाना, वहां पे आपको कुछ डिसीजन मेकिंग देखने को मिल सकती है। मेथड्स का मतलब होता है कॉस्ट की कैलकुलेशन और टेक्निक्स का मतलब होता है मेनली डिसीजन मेकिंग से। 30% इसमें वेटेज रहेगी और इंस्टीट्यूट ने इसमें 3 चैप्टर्स कवर किए। एक आपको देखने को मिलेगा मार्जिनल कॉस्टिंग का कॉन्सेप्ट, एडिशनल कॉस्टिंग, एक आपको देखने को मिलेगा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड वेरिएंस एनालिसिस का कॉन्सेप्ट, और एक आपको देखने को मिलेगा बजट एंड बजटरी कंट्रोल का कॉन्सेप्ट। सर ये मार्जिनल कॉस्टिंग, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, बजट एंड बजटरी कंट्रोल के टॉपिक भी इंस्टीट्यूट ने बताए हैं क्या क्या कवरेज करनी है अपने को। तो सर मार्जिनल कॉस्टिंग अगर मैं बात कहूं, ब्रेक इवन एनालिसिस होता है टोटली, जिसमें एक ऑर्गेनाइजेशन कभी ये जानने की कोशिश करती है कि कितना माल बनाकर बेच लूं, नो प्रॉफिट नो लॉस पे आ जाऊं, तो कभी ये जानने की कोशिश करती है कि अगर मेरे को 2 लाख का प्रॉफिट कमाना है तो कितना माल बेचूं कि 2 लाख का प्रॉफिट भी कमा लूं। तो सर इसमें हमें जानना है कि मार्जिनल कॉस्ट क्या होती है, तो साथ में मार्जिनल कॉस्टिंग की डेफिनेशन भी सीखनी है। साथ में हमें देखना है कि मार्जिनल कॉस्टिंग क्या होता है, तो मार्जिनल कॉस्टिंग के साथ साथ एक टेक्निक होती है अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, वो भी हमें सीखना है। एक्चुअल में अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग इज नथिंग, आप ये जो ओवरहेड का चैप्टर यहां पे देख रहे हो ये भी तो अब्जॉर्प्शन है, तो ओवरहेड का जो कॉन्सेप्ट है वो अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग कहलाता है, यू कैन से। और सर मार्जिनल कॉस्टिंग का कॉन्सेप्ट मार्जिनल कॉस्टिंग है, क्या डिफरेंस है दोनों में वो हमें सीखना है। सीवीपी एनालिसिस होता है कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस, कि सर मैं सेल 10,000 यूनिट करूं तो मेरी कॉस्ट क्या आएगी, प्रॉफिट पे क्या इंपैक्ट आएगा, 5,000 बेचूं तो मेरी कॉस्ट क्या आएगी, प्रॉफिट पे क्या इंपैक्ट आएगा। कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस वो हमें देखना है, जो कि टोटली ब्रेक इवन एनालिसिस है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का कॉन्सेप्ट देखेंगे। सिंपल कहूं तो सर अगर आपका ब्रेक इवन पॉइंट दैट इज नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन 5,000 यूनिट हो, लेकिन एक्चुअल में आप 6,000 यूनिट बेच रहे हो, तो जो एक्स्ट्रा बेच रहे हो 1,000 यूनिट वो आपका सेफ्टी मार्जिन होता है, क्योंकि जब तक आप एक्स्ट्रा बेच रहे हो तब तक प्रॉफिट कमा रहे हो, जैसे ही कम बिकेगा ब्रेक इवन से आप लॉसेस में आ जाते हो। साथ में यहां पे देखेंगे कि मार्जिनल कॉस्टिंग का डिसीजन मेकिंग में किस तरीके से यूज किया जाता है, विद एग्जांपल सम एप्लीकेशन ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग फॉर डिसीजन मेकिंग डिस्कस करेंगे। तो दीज आर सम टॉपिक्स जो कि हमें मार्जिनल कॉस्टिंग में कवर करने हैं। सर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड वेरिएंस एनालिसिस क्या होता है, तो एक ऑर्गेनाइजेशन क्या है, पैरामीटर सेट करती है, बेंचमार्क सेट करती है, स्टैंडर्ड सेट करती है कि एक प्रोडक्ट को बनाने की क्या कॉस्ट आनी चाहिए, और जब एक्चुअल में प्रोडक्ट बना लेती है तो जो उन्होंने बेंचमार्क सेट किया था, स्टैंडर्ड सेट किया था, और जो एक्चुअल कॉस्ट आई उसको कंपेयर करती है, और उसमें जो डिफरेंस होता है बस उसी को वेरिएंस एनालिसिस, वेरिएंस बोला जाता है। तो स्टैंडर्ड सेट करके डिफरेंसेस निकालना एक्चुअल से स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड वेरिएंस एनालिसिस कहलाता है। तो सर हम इसमें देखेंगे स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या होती है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग की डेफिनेशन क्या है, क्या इसके फायदे हैं, क्या इसके नुकसान है, और साथ में ऑफ कोर्स हमें यहाँ पे वेरिएंसेस कैलकुलेट करने हैं, कंप्यूटेशन एंड एनालिसिस ऑफ वेरिएंसेस,
और यहां पे केवल दो ही कॉस्ट के वेरिएंसेस कवर्ड हैं, मटेरियल कॉस्ट के और लेबर कॉस्ट के। हालांकि कॉस्ट होने को अभी अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बोला था कि मटेरियल कॉस्ट भी होती है, लेबर कॉस्ट भी होती है, डायरेक्ट एक्सपेंस भी होते हैं, ओवरहेड भी होते हैं। बट स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड वेरिएंस एनालिसिस में आपके फर्स्ट ग्रुप के सिलेबस में कॉस्ट अकाउंटिंग में केवल और केवल मटेरियल और लेबर कॉस्ट का ही डिफरेंस कैलकुलेशन कवर किया गया। तो दीज आर सम टॉपिक्स जो कि हमें स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड वेरिएंस एनालिसिस में डिस्कस करने हैं। इसके बाद बजट एंड बजटरी कंट्रोल में एक ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, बजट्स बना लेती है, एस्टिमेशन बना लेती है और देन उसको एक्चुअल के साथ कंपेयर करती है। स्टैंडर्ड और बजट में थोड़ा सा डिफरेंस भी होता है, जिसकी वजह से आपको यहाँ पे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग और बजटरी कंट्रोल का डिफरेंस भी देखने को मिलेगा। यहां पे हमें देखना है सर कौन कौन से बजट होते हैं, बजट होता क्या है, बजट बनाने के क्या फायदे हैं, क्या लिमिटेशंस है। और काफी सारे बजट्स हैं, सेल्स हो गया, परचेज हो गया, कॉस्ट के बजट और सेल्स से रिलेटेड रेवेन्यू बजट्स हम यहाँ पे बना के देखते हैं। तो काफी सारे प्रिपरेशन ऑफ बजट्स हमें यहाँ पे करने हैं। इसकी वेटेज मैं सिंपली ये कह सकता हूं कि इंस्टीट्यूट ने तो नहीं कहा कि ये जो 30% वेटेज है वो कैसे कवर करेंगे, बट आप एक एस्टिमेशन ले सकते हो कि सर 30% में अगर 3 टॉपिक कवर है तो 10-10% यहां पे वेटेज शायद की जाए। और 30% की अगर मैं बात करूं तो यहां पे ऐसे कोई इंस्टीट्यूट की तरफ से क्लैरिटी भी नहीं है कि कितना कितना परसेंट कौन से टॉपिक में से आएगा। तो यू कैन से सर सब में से मिला के 30% आएगा, कभी किसी में से कम तो कभी किसी में से ज्यादा आपको देखने को मिल सकता है। तो ये तो आपका सिलेबस था। इंस्टीट्यूट ने हमें यह सिलेबस दे दिया है कि ये सिलेबस हमें कवर करके जाना है एग्जाम में। सर अब हमारे माइंड में आ रहा है कि एग्जाम हमारा किस तरीके का आता है, या इससे भी पहले आप ये देख लो कि आपका ये जो सिलेबस है मैं आपको अपनी क्लासेस में कैसे कवर करवाऊंगा। पहला जो सेक्शन है इंट्रोडक्शन टू कॉस्ट अकाउंटिंग, और उसके जो 4 पार्ट किए हैं इंस्टीट्यूट ने, इंट्रोडक्शन टू कॉस्ट अकाउंटिंग, कॉस्ट एसरटेनमेंट एलिमेंट ऑफ कॉस्ट, कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और कॉस्ट बुक कीपिंग। तो सर इंट्रोडक्शन टू कॉस्ट अकाउंटिंग को मैं आपको इस तरीके से 5 पार्ट में कवर कराऊंगा। इंट्रोडक्शन, इंपॉर्टेंट कॉस्ट अकाउंटिंग टर्म्स, एलिमेंट ऑफ कॉस्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट और कॉस्ट शीट। जैसा कि मैंने आते ही सबसे पहले कहा, अपने टास्क को स्मॉल जॉब्स में डिवाइड करो। तो बस मैं भी हमेशा यही कॉन्सेप्ट फॉलो करता हूं कि आपका जो सिलेबस है उसको जितना छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़कर करवा सकूं उतना ज्यादा कहीं ना कहीं आपके लिए सिलेबस कवर करना इजी हो जाता है। कॉस्ट एसरटेनमेंट एलिमेंट ऑफ कॉस्ट जो है, इंस्टीट्यूट ने उसको 4 चैप्टर्स में डिवाइड किया, मटेरियल कॉस्ट, एम्प्लॉय कॉस्ट, लेबर ओवरहेड और डायरेक्ट एक्सपेंसेस। मैं मटेरियल के कॉस्ट को भी 2 पार्ट्स में आपको कराऊंगा, मटेरियल कॉस्ट और वैल्यूएशन ऑफ मटेरियल। सिमिलरली एम्प्लॉय कॉस्ट को भी मैं 2 पार्ट में कवर कराऊंगा, एम्प्लॉय कॉस्ट और एम्प्लॉय टर्नओवर। ओवरहेड का जो पार्ट है उसको मैं 2 पार्ट में कवर कराऊंगा, ओवरहेड के नाम से और कॉम्प्रिहेंसिव मशीन आवर रेट के नाम से। और डायरेक्ट एक्सपेंस को अलग से डायरेक्ट एक्सपेंस में ही देखेंगे। नेक्स्ट जो कवरेज है कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की, 1 से लेकर 24 आपके कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। सिंगल एक शॉट में हम एक चैप्टर में इसकी कवरेज करेंगे, 10% की इसकी वेटेज रहेगी। इसके बाद नेक्स्ट जो हमें दिया गया है कॉस्ट बुक कीपिंग का पार्ट, जिसकी 10% इंस्टीट्यूट वेटेज रखेंगे, उसको मैं 3 पार्ट्स में कवर कराऊंगा, जो कि इंस्टीट्यूट ने भी 3 पार्ट्स दिए हैं, नॉन इंटीग्रेटेड अकाउंट्स, इंटीग्रेटेड अकाउंट्स और रिकॉन्सिलिएशन। और मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग 30% को मैं आपको इन चैप्टर्स के पार्ट में कवर कराऊंगा, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, बैच कॉस्टिंग, जॉब कॉस्टिंग, प्रोसेस कॉस्टिंग अलग कराऊंगा, इंटर प्रोसेस अलग कराऊंगा, इक्विवेलेंट प्रोडक्शन अलग कराऊंगा और जॉइंट प्रोडक्ट बाई प्रोडक्ट अलग कराऊंगा। इंस्टीट्यूट ने ये सारा चारों पार्ट एक साथ कवरेज करने की कोशिश करी है। और ऑपरेटिंग कॉस्टिंग हम अलग देखेंगे। जहां जहां मतलब पॉसिबल हो पाएगा छोटे छोटे पार्ट्स बनाना, वहां हम उन टॉपिक्स को छोटे छोटे पार्ट्स में ही कवर करेंगे। और लास्टली फाइनली कॉस्ट अकाउंटिंग टेक्निक्स, जिसकी 30% वेटेज है, 3 चैप्टर इसमें कवर है, मार्जिनल कॉस्टिंग, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, बजट्स एंड बजटरी कंट्रोल। सर 100 मार्क्स का पेपर अपने को एग्जाम में अटेम्प्ट करके आना है।
आप बार बार ऐसा क्यों बोल रहे हो कि 100% एग्जाम में अटेम्प्ट करके आना है, 100 मार्क्स का ही तो पेपर आता होगा? तो आंसर है नो। हमारे एग्जाम में कुछ चॉइस भी देखने को मिलती है, जिसकी वजह से मैं बार बार बोल रहा हूं कि अपने को 100 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट करके आना है। सर हमारे एग्जाम का नॉर्मली पैटर्न क्या रहता है? तो आपका जो एग्जाम का पैटर्न है, आपका सिलेबस तो नो डाउट 3 सेक्शन में डिवाइड किया है, सेक्शन ए बी सी, बट आपका जो पेपर है वो 4 सेक्शन में आता है। आपका जो पेपर है वो 4 सेक्शंस में आता है। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी और सेक्शन डी। हमारा जो पेपर आता है वो 4 सेक्शन में आता है, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी और सेक्शन डी। सेक्शन ए में हमारे एग्जाम में आते हैं एमसीक्यू। सेक्शन बी में हमारे एग्जाम में शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं, मतलब छोटे छोटे क्वेश्चंस आते हैं जिनका हमें शॉर्ट में आंसर देना होता है। सेक्शन सी जो है उसमें हमारे एग्जाम में लॉन्ग क्वेश्चंस आते हैं, और सेक्शन डी में केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आता है। इस 4 सेक्शन में आपके सिलेबस को यहां पे आपके पेपर में दिया जाता है। तो आपका जो पेपर है वो 4 सेक्शन में डिवाइडेड होगा। सेक्शन ए एमसीक्यू, सेक्शन बी शॉर्ट क्वेश्चंस, सेक्शन सी लॉन्ग क्वेश्चंस और सेक्शन डी केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन। सर आपके एग्जाम में आपको 20 एमसीक्यू देखने को मिलेंगे एक एक नंबर के, 20 मार्क्स की इसकी वेटेज हो गई। सिमिलरली सेक्शन बी में आपको 10 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे छोटे छोटे 2-2 नंबर की वेटेज के, 20 मार्क्स इसकी वेटेज होगी। सेक्शन सी में आपको 12-12 नंबर के 6 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। सेक्शन सी में आपको 6 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे 12-12 नंबर के, अकॉर्डिंगली ये 72 मार्क्स की वेटेज बनती है। और सेक्शन डी में आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा 12 नंबर का, तो सर ये 12 नंबर का क्वेश्चन। तो सर ये तो वेटेज हो गई अराउंड 20-40 प्लस 72 प्लस 12, 124 नंबर। आप कह रहे हो 100 नंबर 100 नंबर, तो 24 नंबर की आपके पास चॉइस है। इसका मतलब वो चॉइस कहां पे है बता देता हूं। वो चॉइस सेक्शन ए में नहीं है, वो चॉइस सेक्शन बी में भी नहीं है, और वो चॉइस सेक्शन डी में भी नहीं है, वो चॉइस है सेक्शन सी में। एक्चुअल में ये जो 6 क्वेश्चंस हैं इसमें से आपको केवल और केवल 4 अटेम्प्ट करने हैं। अटेम्प्ट 4 क्वेश्चंस, मतलब अपने को अटेम्प्ट तो 4 इंटू 12 48 मार्क्स का यहां पे करना है। अकॉर्डिंगली अब आप कैलकुलेशन कर लो, आपका जो पेपर है 100 नंबर का पेपर आपको यहां पे अटेम्प्ट करना है। थोड़ा सा प्रैक्टिकल और थ्योरी भी आपके बता देता हूं कि कितना हमारे एग्जाम में नॉर्मली प्रैक्टिकल पोर्शन आता है, कितना थ्योरी पोर्शन आता है। तो ये जो 20 मार्क्स का एमसीक्यू है, आप इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हो, मैं अपनी क्लासेस में हमेशा प्रैक्टिकल को पी से इंडिकेट करता हूं और थ्योरी को टी से। हर चैप्टर में भी मैं आपको जब चैप्टर स्टार्ट कराऊंगा तो मैं आपको एक क्लैरिटी दूंगा कि उस चैप्टर की एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से थ्योरेटिकली क्या वेटेज है और प्रैक्टिकली क्या वेटेज है। तो अगर एमसीक्यू की मैं बात करूं, एमसीक्यू में थ्योरी पोर्शन आपको ज्यादा पूछा जाता है और प्रैक्टिकल कम। तो इस 20 मार्क्स में आपको 15 नंबर तक के थ्योरी देखने को मिल सकते हैं और 5 नंबर तक का प्रैक्टिकल देखने को मिल सकता है। ये कोई फिक्स नहीं है, 5 और 15 ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन 20 एमसीक्यू फिक्स है। सिमिलरली यहां पे ये जो 10 क्वेश्चन है 2-2 नंबर के 20 नंबर की वेटेज, इसमें अगर मैं बात करूं इसमें थोड़ा सा प्रैक्टिकल पोर्शन जो है वो थ्योरी को डोमिनेट करना शुरू कर देता है। तो यहां पे अराउंड यू कैन से सर आपको 14 मार्क्स तक का प्रैक्टिकल देखने को मिल जाएगा और 6 नंबर तक की थ्योरी। ये भी ऊपर नीचे हो सकता है, सच कोई फिक्स नहीं है कि 14 का ही प्रैक्टिकल हो, इट मे बी 12, इट मे बी 16, थ्योरी उसके अकॉर्डिंगली एडजस्ट हो जाएगी। ये जो सेक्शन सी है 72 मार्क्स के आएंगे क्वेश्चन। तो ये जो 72 मार्क्स के क्वेश्चन है इसके अंदर एक क्वेश्चन तो पूरा पूरा थ्योरी रहता है, एक क्वेश्चन तो पूरा पूरा थ्योरी रहता है 12 नंबर का। तो अगर मैं थ्योरी प्रैक्टिकल की बात करूं तो सर 12 नंबर का तो एक थ्योरी क्वेश्चन रहता है। इसके अलावा
बाकी क्वेश्चंस में पार्ट्स में क्वेश्चन आते हैं, जैसे 12 नंबर का क्वेश्चन है तो ऐसा नहीं है कि एक सिंगल क्वेश्चन है, वो पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, इस तरीके से पार्ट्स में कन्वर्ट कर देते हैं। तो नॉर्मली अगर मैं बात करूं 12 नंबर का तो एक सीधा सीधा थ्योरी क्वेश्चन है, इसके अलावा आपको 6 नंबर तक की थ्योरी और देखने को मिल जाती है। तो 72 में अगर मैं बात करूं आपको 18 मार्क्स तक की थ्योरी देखने को मिल जाएगी और 54 तक का आपको प्रैक्टिकल देखने को मिल जाएगा। अब आपकी चॉइस होगी, आप थ्योरी अटेम्प्ट करना चाहते हैं कि प्रैक्टिकल आपको अटेम्प्ट करना है 48 मार्क्स का। और जो सेक्शन डी है 12 नंबर का, ये सीधा सीधा एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है, इसमें थ्योरी नहीं आती। तो सेक्शन ए बी सी जो है वो मिक्स ऑफ थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल चलते हैं, बट सेक्शन डी जो है केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन, वो प्रैक्टिकल बेस ही चलते हैं। इवन सेक्शन सी जो है वो भी प्रैक्टिकल पोर्शन ज्यादा है वहां पे, क्योंकि अगर मैं बात करूं इसके अंदर थ्योरी क्वेश्चन जो आता है 12 नंबर का, तो एक थ्योरी क्वेश्चन अलग से है, तो अगर आप उसको पूरा का पूरा स्किप करते हो तो आपको यहां पे 48 में से ऑप्शन मिल जाता है कि आप चाहो तो 6 मार्क्स की थ्योरी और 42 मार्क्स तक का प्रैक्टिकल अटेम्प्ट कर सकते हो। इवन कई बार ऐसा भी देखा जाता है सर 45 मार्क्स तक का यहां पे प्रैक्टिकल अटेम्प्ट हो जाता है, 3 नंबर की अपने को थ्योरी अटेम्प्ट करनी पड़ती है। तो सी जो है ये भी मैं कहूंगा मेजर पोर्शन इसके अंदर प्रैक्टिकल है। बी में भी मेजर पोर्शन नो डाउट प्रैक्टिकल ही है। सेक्शन ए जो है ये मोस्टली थ्योरेटिकल बेस चलता है। तो अगर मैं मोटा मोटी बात करूं तो आप एग्जाम में 70 से लेकर 75 तक का प्रैक्टिकल अटेम्प्ट कर सकते हो और 25 से 30 नंबर की आपको एग्जाम में थ्योरी अटेम्प्ट करनी पड़ती है। हम आपको अपनी क्लासेस में तैयारी इस तरीके से करवाएंगे कि जो भी प्रैक्टिकल पोर्शन है, चाहे वो एमसीक्यू बेस्ड हो, शॉर्ट क्वेश्चंस हो, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन हो या सेक्शन सी के क्वेश्चन हो, इतनी ज्यादा हम प्रैक्टिस करवाते हैं आपको क्लासेस में, सफिशिएंट प्रैक्टिस करवाते हैं कि आप ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन आराम से अटेम्प्ट कर सकते हो। थ्योरी की अगर मैं बात करूं तो जो एमसीक्यू की थ्योरी है वो अलग से चलेगी, एमसीक्यू क्वेश्चन हम करवाएंगे आपको हर एक चैप्टर से रिलेटेड, और साथ में आपको अलग से एमसीक्यू की क्लासेस मिलेगी मिक्सअप होके सारे चैप्टर्स की। ये जो थ्योरी क्वेश्चंस होते हैं, ये जो हमारी क्लासेस में जब हम चैप्टर शुरू करते हैं तो चैप्टर का जो कॉन्सेप्ट होता है वो कॉन्सेप्ट बेस्ड थ्योरी आपको यहां पे देखने को मिलेगी। या फिर जो चैप्टर नंबर 1 है इंट्रोडक्शन टू कॉस्ट अकाउंटिंग वाला, वहां से नॉर्मली ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। या फिर आप जहां जहां देख रहे हो कि सर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग हो गया, बजट वगैरह हो गया, उसके अंदर आप टॉपिक्स में देख रहे होंगे एडवांटेजेस लिमिटेशंस वगैरह, ये आपके थ्योरी में पूछ लिए जाते हैं। या फिर बजटरी कंट्रोल स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में क्या डिफरेंस है, वो एज ए थ्योरी पूछ लिया जाता है। तो ये थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी हम अपनी क्लासेस में चैप्टर वाइज कवर कर लेंगे, ताकि आप एग्जाम में थ्योरी अटेम्प्ट करना चाहें थ्योरी कर सके, प्रैक्टिकल करना चाहें प्रैक्टिकल। बट फिर भी मैं अपनी तरफ से एक ओपिनियन हमेशा आपको सजेशन देता हूं, गो फॉर प्रैक्टिकल, क्योंकि प्रैक्टिकल पोर्शन में पूरे में से पूरे नंबर आने के चांसेस ज्यादा होते हैं इन कंपैरिजन विद थ्योरेटिकल क्वेश्चन। और यहां पे हमारा जो पेपर में क्वेश्चंस आते हैं, इसमें 100 में से 100 नंबर आप एग्जाम में लेकर आ सकते हो। कैसे सर? एमसीक्यू में कोई भी फालतू मार्क्स नहीं कटता। अगर आपके 20 के 20 एमसीक्यू सही है, 20 में से 20 नंबर मिलेंगे। ये 2-2 नंबर के छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं। कई क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं जिनमें आपको 1 वर्ड आंसर देना है, लाइक फिल इन द ब्लैंक्स टाइप। और अगर कोई शॉर्ट नोट लिखना भी पड़े, 2 लाइन से ज्यादा आंसर नहीं देना आपको। 2 नंबर में 2 लाइन सफिशिएंट होती है, 2 पॉइंट सफिशिएंट होते हैं। तो इसमें भी मार्क्स कटने के चांसेस बहुत कम है। मार्क्स कटने के चांसेस केवल और केवल मैं बात करूं, ये जो थ्योरी है जिसमें मैं आपको कह रहा हूं 12 नंबर का क्वेश्चन आता है थ्योरेटिकल वाला, 3-3 नंबर के उसमें 4 पार्ट्स होते हैं, वहां पे चांसेस हैं कि आपके मार्क्स कट जाए। बाकी प्रैक्टिकल सही है, एग्जामिनर पूरे में से पूरे नंबर देगा। केस स्टडी सही है, प्रैक्टिकल बेस्ड है, आपके पूरे में से पूरे नंबर आ सकते हैं। तो क्वेश्चंस का पैटर्न इस तरीके का है कि आज के टाइम पे आप एग्जाम में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स भी लेकर आ सकते हो।
और हाईएस्ट मार्क्स की मैं बात करूं तो 95 मार्क्स अभी तक हाईएस्ट आए हुए हैं, और मेरी आपसे उम्मीद है इस 95 के लेवल को आप क्रॉस करो, और मैं आपका नाम, ये जो फर्स्ट रो है जो मैंने खाली छोड़ी हुई है, उस स्टूडेंट के लिए जो कि 100 आउट ऑफ 100 लेकर आए, नहीं तो 95 से ज्यादा तो लेकर आए। तो बस आपसे यही उम्मीद है, मैं अपनी तरफ से अपना 100% दूंगा। दीज आर सम रिजल्ट्स। काफी कम रिजल्ट्स हमने यहाँ पे दिखाए हुए हैं, और भी काफी सारे स्टूडेंट्स हैं जिनके 60+ मार्क्स आए हुए हैं, जो कि हम यहाँ पे टाइम टू टाइम अपडेट नहीं कर पाते, और पहली रो जो है वो आपके नाम का वेट कर रही है। तो विशिंग यू ऑल द बेस्ट कि आप इस लेवल को अचीव करो, 95 के रिकॉर्ड को क्रॉस करो, और मैं आपका नाम यहां पे मेंशन कर सकूं। तो ये इंस्टीट्यूट ने हमें न्यू सिलेबस 2022 का सिलेबस दिया है, जिसको हम किस तरीके से कवरेज करने वाले हैं वो भी मैंने आपको एक हिंट दे दिया। तो आज की क्लास मेनली इसी चीज को लेकर थी कि सर हमारा जो पेपर नंबर 8 है कॉस्ट अकाउंटिंग का, उसका सिलेबस क्या है, और मैं इसको किस तरीके से आपको कवरेज करवाने वाला हूं ताकि आप 90+ मार्क्स लेकर आ सकें, और कोई वीक स्टूडेंट्स भी है तो वो भी एग्जामिशन इसमें जरूर लेकर आ सके। तो हमारी प्रिपरेशन कुछ इस तरीके से ही चलेगी। एमसीक्यू भी करेंगे, शॉर्ट क्वेश्चंस भी करेंगे, लॉन्ग क्वेश्चन भी करेंगे, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन भी करेंगे, और आप एग्जाम में 60+ मार्क्स लेकर आओगे ही आओगे। और मेहनत करोगे, प्रैक्टिस करोगे, टाइमली होमवर्क करोगे, टाइमली जो भी होमवर्क में दिक्कतें आएगी हमसे डिस्कस करते रहोगे, जो हम टेस्ट पेपर कंडक्ट करेंगे वो देते रहोगे, जो इंस्टीट्यूट मॉक टेस्ट इश्यू करेगी वो हम करवाएंगे आपको, आप भी खुद करोगे, तो अकॉर्डिंगली इस टारगेट को अचीव किया जा सकता है। और एग्जाम से पहले जब भी आपका अटेम्प्ट होता है, एग्जाम से जस्ट 2 महीने पहले हम रिविजन लेक्चर स्टार्ट कर देते हैं यूट्यूब पे अपलोड करना। तो आपको सारे के सारे पूरे सिलेबस के रिवीजन लेक्चर्स भी मिलेंगे यूट्यूब के थ्रू। तो टेस्ट भी कंडक्ट किए जाएंगे, रिवीजन लेक्चर्स भी आपको अवेलेबल होंगे, जो कि मेरा ये मानना है मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए, एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने के लिए। तो आज की क्लास का मोटिव यही था, आपके सामने सिलेबस डिस्कस करना। नेक्स्ट क्लास में हम ऑफिशियली अपना सिलेबस स्टार्ट करेंगे, और ऑफ कोर्स देखो, कोई भी चाहे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हो चाहे थ्योरी सब्जेक्ट हो, पहले एक बेस क्रिएट करना जरूरी है, और उस बेस के लिए इंट्रोडक्शन जरूरी है। तो हम अपनी नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू कॉस्ट अकाउंटिंग। सर कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है, कॉस्ट क्या है, कॉस्टिंग क्या है, कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है, कॉस्ट अकाउंटेंसी क्या है, क्या इसके फायदे हैं, क्या इसके लिमिटेशंस है, ये सब कुछ हम डिस्कस करने वाले हैं आने वाली नेक्स्ट 1 से 2 क्लासेस में। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और स्टार्ट करते हैं ऑफिशियली अपना इंट्रोडक्शन टू कॉस्ट अकाउंटिंग का चैप्टर। थैंक यू, बाय बाय।